हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन पढ़ेंगे। शुरू से स्टार्ट करते हैं। आखिर हम लोग बोल चाल के में क्या समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? समझते हैं कि दो चीज को बोल दी लेकिन ऐसा बन गया। सॉल्यूशन एक टेक्निकल टर्म है, इसका कुछ ना कुछ क्या होता है। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। आखिर हम लोग बोल चाल के में क्या समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो नॉर्मल हम लोग बोल चाल में ये समझते हैं कि दो चीज को बोल दी और क्या बन गया सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं। सॉल्यूशन एक टेक्निकल टर्म है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डेफिनेशन होगा। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? तो व्हेन टू और मोर देन टू chemically non-reacting substance, chemically non-reacting substance are mixed together, are mixed together, forming a homogeneous mixture, forming a homogeneous mixture, homogeneous mixture. Then mixture is called solution. Then mixture is called solution. यानी कि सॉल्यूशन बोलने के लिए आपके पास दो कीवर्ड होना चाहिए। कौन कौन सा? तो सबसे पहला, जिस भी सब्सटेंस को आप बोल रहे हैं वो केमिकली कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव। कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव। और जो घुलने के बाद मिक्सचर तैयार होगा वो कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस। कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस। समझ आ गया? यानी कि आप हर एक मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। आप ऐसे मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलिएगा जो मिक्सचर कैसा हो, होमोजेनियस हो, और जिसका कंपोनेंट है वो कैसा होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। जैसे होमोजेनियस बोलने का मतलब क्या होता है? जैसे मान कर चलो आप एक कंटेनर, और इस कंटेनर में आप शुगर को ऐड किए हो वाटर में। मान कर चलो इसमें वाटर था और इस वाटर में आप ऐड कर दिए हो शुगर। इसको ऐड कर दिए हो शुगर। होगा क्या कि सर शुगर का पार्टिकल है वो इवन मिक्सिंग शो करेगा। कैसा मिक्सिंग करेगा? इवन मिक्सिंग। इवन मिक्सिंग बोलने का मतलब इसका जो पार्टिकल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि ये जो मिक्सिंग होगा वो कैसा होगा? इवन मिक्सिंग। कैसा होगा? इवन मिक्सिंग। और जो मिक्सचर बनेगा ऐसे मिक्सचर का नाम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया? होमोजीनियस मिक्सचर। सर होमोजीनियस कैसे पहचानेंगे? तो समझो ध्यान से। अगर मान कर चलो आप इसी कंटेनर से तीन अलग अलग जगह पानी निकालो। आप पहले एक गिलास पानी लो, फिर आप एक मग पानी लो, फिर आप एक बकेट पानी लो। आप ध्यान से देखो तो तीनों कंटेनर में अलग अलग अमाउंट में सॉल्यूशन आएगा, लेकिन सर तीनों कंटेनर में सेम क्या रहेगा? तो सर तीनों कंटेनर का पानी जो होगा वो इक्वल मीठा होगा। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्यूशन बना यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर बना है उसका कंसंट्रेशन टर्म चेंज होने वाला नहीं। समझना आगे? कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है? तो सॉल्यूशन बोलने के लिए दो कीवर्ड चाहिए। कौन कौन सा? जिस भी कंपोनेंट को आप बोल रहे हैं वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, और जो कंपोनेंट घुलने के बाद मिक्सचर बनाएगा वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस। कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस। समझ में आ गया? अब इस चैप्टर में बार बार दो वर्ड आएगा। कौन कौन सा? सबसे पहला वर्ड आएगा सॉल्यूट। क्या आएगा? सॉल्यूट, जिसको हम लोग इस चैप्टर में बी से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? बी से। और एक आएगा सॉल्वेंट। क्या आएगा? सॉल्वेंट। ठीक है? इसको डिनोट करेंगे ए से। किससे करेंगे? ए से। अभी समझो कि सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकता है। ठीक है? हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन कैसे करें समझिएगा ध्यान से। जैसे मान कर चलो आप लिए हो शुगर प्लस लिए हो वाटर। आप शुगर प्लस क्या लिए हो? वाटर। इससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉल्यूशन लिक्विड फेज का रहेगा। किस फेज का रहेगा? लिक्विड फेज का। समझ आ गया? अब समझो जिस भी फेज का सॉल्यूशन उसी फेज का कंपोनेंट सॉल्वेंट बन जाता है। कैसे? सर ये सॉल्यूशन किस फेज का बना? लिक्विड फेज का। किस फेज का बना? लिक्विड फेज का। अब शुगर किस फेज का है? सॉलिड फेज का। और वाटर किस फेज का है? लिक्विड फेज का। तो जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के फेज का रहेगा वही क्या बनेगा? सॉल्वेंट। क्या बनेगा? सॉल्वेंट। जो बच गया वो क्या रहेगा? सॉल्यूट। क्या रहेगा? सॉल्यूट। समझना आ गया? यानी जिस भी फेज का सॉल्यूशन है उसी फेज का कंपोनेंट क्या बनता है? सॉल्वेंट। क्या बनता है? सॉल्वेंट। समझना आ गया? अच्छा,
अगर सर ऐसा हो कि आप एल्कोहल में वाटर मिलाते हैं, एल्कोहल प्लस क्या लिक्विड वाटर, तो सर सॉल्यूशन कैसा बनेगा, तो सर लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का फेज क्या है, लिक्विड। किस फेज का है, लिक्विड फेज का। वाटर भी किस फेज का है, लिक्विड फेज का। और एल्कोहल भी किस फेज का है, लिक्विड फेज का। समझ में आया? अब तो दिक्कत वाला बात है कि सर इन दोनों में किसको सॉल्वेंट माने, तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या आएगा कि जिस भी कंपोनेंट का क्वांटिटी ज्यादा होगा वो बनेगा सॉल्वेंट। क्या बनेगा, सॉल्वेंट। और जिस भी कंपोनेंट का क्वांटिटी कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट उस कंपोनेंट को बोलते हैं विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, इन द लेसर क्वांटिटी। और सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को बोलेंगे विच इज प्रेजेंट इन, which is present in greater quantity, which is present in क्या, greater quantity। समझना? यानी जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, समझना आ गया। लेकिन ऐसा डिफिनेशन तब लगाएंगे जब आपके पास दोनों कंपोनेंट सेम फेज का हो जाए। अगर आपके पास फेज अलग अलग है तो सिंपली आप सॉल्यूशन का फेज देखिए, जिस भी फेज का सॉल्यूशन है उसी फेज का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। यानी कि सर अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड होगा। अगर सॉल्यूशन गैस है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, गैसियस। यानी कि अगर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को कितने क्लास में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, किस किस स्टेट में। तो सबसे पहले आपके पास होगा क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सर सॉलिड सॉल्यूशन हुआ, इतना 100% कंफर्म है इसका सॉल्वेंट किस फेज का होगा, सॉल्वेंट इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज क्या, सॉलिड। हाँ, आप इसमें सॉल्यूट के तौर पे गैस ले लो, इसमें सॉल्यूट के तौर पे लिक्विड ले लो, या फिर सॉल्यूट के तौर पे सॉलिड भी ले सकते हो, लेकिन सर इसका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। अच्छा, अगर आपके पास सॉल्यूशन लिक्विड नेचर का है, किस नेचर का है, लिक्विड नेचर का, तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या बनेगा, लिक्विड। तो सॉल्वेंट इज क्या, लिक्विड। समझ में आ गया। अगर आपके पास सॉल्यूशन गैस कैसा है, गैसियस सॉल्यूशन है, तो गैसियस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। तो सॉल्वेंट इज क्या, गैस। सॉल्वेंट इज क्या, गैस। तो अगर हम स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन को बांटे तो सॉल्यूशन तीन तरह का होता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। हमारे सिलेबस में लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ना है तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। समझ में आ गया। आप इसका एग्जांपल याद करना चाहो तो आप इसको एनसीईआरटी से याद कर सकते हैं, आप इसका एग्जांपल एनसीईआरटी से याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल सेकंड पेज खोलना, उसमें आपको मिल जाएगा इसका एग्जांपल। जैसे आपके पास ये सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर के आप सेकंड पेज पे जाओ। जैसे ही सेकंड पेज में जाओगे तो आपको देखो तीन तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। सर सॉल्यूशन कैन बी गैसियस, कैन बी लिक्विड, कैन बी सॉलिड। अगर आपके पास सॉल्यूशन गैसियस है तो 100% उसका सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। सर सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है कि सॉल्यूट के तौर पर हम गैस ही ले ले, सॉल्यूट के तौर पर हम लिक्विड ले ले, सॉल्यूट के तौर पर हम सॉलिड ले ले। तो अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो इसका सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। और अगर सॉल्यूशन आपके पास सॉलिड है तो इसका सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस। कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस। यानी कि उसमें इवन मिक्सिंग होना चाहिए, मिक्सिंग थ्रू आउट होना चाहिए। तो ऐसे मिक्सचर का ही नाम क्या देंगे, सॉल्यूशन में। तो आप इस टेबल का एग्जांपल याद कर सकते हो, शायद एग्जाम में पूछिए, ठीक है। जबकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको याद भी करना, ठीक है। अगले क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्टेट। सेकंड नंबर पढ़ते हैं, बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ क्या, कंपोनेंट। कंपोनेंट कितना है, हो सकता है कि सर एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो तो दो कंपोनेंट हो गया। हो सकता है सर एक सॉल्वेंट हो दो सॉल्यूट हो तो तीन कंपोनेंट हो गया। हो सकता है सर कि तीन सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो तो चार कंपोनेंट हो गया। उसके बेसिस पे अलग अलग तरह का सॉल्यूशन होता है। इसमें सबसे पहला कौन सा है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, तो सर एक सॉल्यूट हो जाएगा
और एक क्या हो जाए, सॉल्वेंट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर आपके पास टर्नरी सॉल्यूशन, क्या हुआ, टर्नरी सॉल्यूशन, तो सर इसमें दो दो सॉल्यूट हो जाएगा और एक सॉल्वेंट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ये सब का सब मिक्सचर कैसा बनेगा, होमोजेनियस। कैसा बनेगा, होमोजेनियस। हो सकता है सर कि आपके पास तीन तीन सॉल्यूट हो, तीन क्या हो, सॉल्यूट, और एक क्या हो, सॉल्वेंट। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए, और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अब ये तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट था। अगला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। उसमें सॉल्यूट कितना है, देखो सॉल्यूट तो कम ही होगा, लेकिन अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। तो इसके बेसिस पे तीन दो तरह का होता है। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट इज वेरी लेस, सॉल्यूट इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू सॉल्वेंट, एज कंपेयर्ड टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत कम होगा। सॉल्यूट कम होता है लेकिन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सेकंड क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सॉल्यूट हल्का ज्यादा है, बोलेंगे रिलेटिवली, रिलेटिवली more amount of solute is present, more amount of solute is present, क्या present। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, कि सबसे पहले क्लासिफाई किए कि सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। तो अगर स्टेट के बेसिस पे करो तो तीन तरह का होता है, सर सॉलिड भी हो सकता है, सर लिक्विड भी हो सकता है, सर गैस भी हो सकता है। हो सकता है कि सर दो कंपोनेंट हो तो बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, हो सकता है तीन कंपोनेंट तो बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, हो सकता है चार कंपोनेंट तो बोलेंगे क्या, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के तो दो तरह का, या तो डाइल्यूट हो गया तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट बोलने का मतलब जिसमें सॉल्यूट बहुत कम, और कंसंट्रेटेड बोलने का मतलब जिसमें सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा हो। समझना आ गया। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, सॉल्यूशन। अब हम लोग इस चैप्टर को टोटल तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और कुछ सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जैसे कि सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन। क्या नाम है, कंसंट्रेशन टर्म। पहला हेडिंग है कंसंट्रेशन टर्म। सर कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, जैसे मान कर चलो तुमसे हम बोले कि बाबू तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन, चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, तुम बताओ कि वो चीनी और पानी में कितना चीनी, उसको कैसे बताओ। यानी कि सॉल्यूशन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देना है तो सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, कंसंट्रेशन टर्म। कौन करता है, कंसंट्रेशन टर्म। आपके एनसीईआरटी में शायद 4 या 5 दे रखा है, तो आपको टोटल 6 या 7 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है इसका नाम है मोलरिटी। क्या नाम है, मोलरिटी। मोलरिटी को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। किससे करते हैं, कैपिटल। ठीक है, मोलरिटी का डिफिनेशन क्या होगा, तो बोल सकते हैं it is defined as, it is defined as number of moles of solute, number of moles of solute present per liter solution, present per liter solution। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल है उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें तो मोलरिटी बराबर क्या होगा, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। वॉल्यूम ऑफ किससे, सॉल्यूशंस। ये किसमें होना चाहिए, लीटर में। किसमें होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज समझिए आप कि आप इसको और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मोलरिटी बराबर क्या लिख सकते हैं सर, तो मोल्स को क्या लिख सकते हैं, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गिवन मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट। और क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास। किसका, मोलर मास, सॉल्यूट का। क्यों, क्योंकि आप मोल किसका निकालते हैं, सॉल्यूट। तो लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा,
उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से, और मल्टीप्लाई करेंगे सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। इससे करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। अगर आप इस वॉल्यूम को ml में रखते हो तो लीटर में चेंज करने के लिए आप इसको डिवाइड में क्या करोगे, 1000 करोगे, और ये 1000 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा, तो सर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन क्या लिखेंगे, मोलर मास इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, ml। समझ में आ गया। तो ये बेसिकली यूज होने वाला फॉर्मूला है। अब समझो, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, तो उसे टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी समझो इसमें एक और चीज क्या समझते हो, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो आप लिख सकते हो ना कि सर अगर हमको मोल निकालना होगा तो मोल क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम किसमें, इसमें होगा लीटर। अभी समझो, अगर आपके पास बोले कि सर मेरे पास एक 5 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, कितने मोलरिटी का सॉल्यूशन है, 5 मोलरिटी। समझ में आया? तो 5 मोलरिटी का सॉल्यूशन बोलने का मतलब होता है कि सर अगर हम लोग इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लिए, कितना लिए, 1 लीटर, तो सर इसमें सॉल्यूट का 5 मोल आएगा। कितना मोल आएगा, 5। समझना। अगर सर हम लोग इस सॉल्यूशन का सर 2 लीटर लिए तो इसमें कितना मोल आएगा, 10 मोल आएगा। कितना आएगा, 10। सर अगर हम लोग इस सॉल्यूशन का 3 लीटर लिए तो कितना मोल आएगा, 15 मोल आएगा। कितना मोल आएगा, 15 मोल। अब तुम ध्यान से देखो तो ये तीनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम अलग अलग, और तीनों सॉल्यूशन के अलग अलग वॉल्यूम में अलग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आ रहा है। यानी कि सर अगर हम लोग एक ही सोर्स से 3 अलग अलग जगह पे सॉल्यूशन निकाले तो सर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म चेंज होने वाला नहीं। चेंज क्या होगा सर, तो सर सॉल्यूट का अमाउंट चेंज हो सकता है, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म चेंज होने वाला नहीं है। और अगर कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होगा तो अगर आपके पास चीनी पानी का सॉल्यूशन है तो सब हर एक कंटेनर में आपको इक्वल बिठा लेगा। कैसे, अभी देखो, अगर तुम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिए 1 लीटर, इसमें मोल कितना है, 5 मोल। समझ में आ गया, कितना मोल है, 5 मोल। सर इसको हम 2 गुना कर दिए तो 2 गुना करने से क्या होगा, सर मोल भी रोकना, मोल भी क्या हो गया, 2 गुना। अगर तुम पहले वाले सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म निकालो तो लिखोगे सर मेरे पास 5 मोल था लेकिन 1 लीटर में, तो टोटल मोलरिटी कितना है, 5 मोलरिटी है। सर जब दूसरा सॉल्यूशन में तुम उसका 2 लीटर लिए थे और उस 2 लीटर में 10 मोल आए तो मोलरिटी कितना है, 5 मोल आए, 5 मोलर है। अगर आपके पास 15 अगर आप 3 लीटर सॉल्यूशन है तो क्या कितना लिखोगे, 15 मोल आएगा, तो कितना आएगा, मोलरिटी 5 मोलर आएगा। तो सर तीनों सॉल्यूशन में मोलरिटी क्या है, सेम, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म क्या है, सेम। तो आप सॉल्यूशन का अगर सोर्स को सेम रखोगे तो उसका कंसंट्रेशन टर्म चेंज होने वाला नहीं। समझ में आ गया, ये है क्या, मोलरिटी। अच्छा, मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है तो मोलरिटी टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर तुम इसका यूनिट का बात करो तो सर इसका यूनिट क्या लिखो, देखो ध्यान से, ऊपर में आता है मोल और नीचे में क्या आता है, वॉल्यूम। क्या आता है, वॉल्यूम। तो लिखेंगे सर मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, ऊपर में आता है सर क्या, मोल, और नीचे में क्या आता है, वॉल्यूम, किसमें, लीटर। तो लिखेंगे सर मोल पर लीटर, या तो लिख सकते हैं सर मोलर, क्या लिख सकते हैं, मोलर, या फिर इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम में सर मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझना, ये मोलरिटी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अगर मान कर चलो आपसे एक और सवाल पूछ सकता है कि सर हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स कर लिखेंगे, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मान कर चलो कि आपके पास एक सॉल्यूशन नंबर ए है, सॉल्यूशन 1 जिसका सर मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम कितना है, v1। इसको हम सर ऐड कर दिए एक नए सॉल्यूशन 2 के साथ, सॉल्यूशन किसके साथ, 2 के साथ, इसका मोलरिटी m2 था और वॉल्यूम कितना था, v2। तो मैं अब इन दोनों को जब मिक्स किए तो सर एक नया सॉल्यूशन बना। सर इस नए सॉल्यूशन में क्या होगा सर, कि जो वॉल्यूम होगा वो v1 प्लस v2 के बराबर होगा, क्योंकि सर यही दोनों वॉल्यूम मिलकर तो ये बनाया। और क्या सर होगा, तो सर इसका जो मोल होगा सर, इन दोनों में जितना मोल होगा उतना ही इसमें मोल आएगा। तो आपसे पूछा है कि आप थर्ड सॉल्यूशन का मोलरिटी बताइए, थर्ड का क्या बताइए, मोलरिटी। तो कैसे लिखेंगे, तो सर अगर हमको m3 निकालना है तो क्या लिखेंगे कि सर इस सॉल्यूशन में जितना टोटल मोल, जितना टोटल क्या है, मोल है, आप उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर, टोटल किससे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से। तो मैं अब तुम जान सकते हो मोल कैसे निकालेंगे। तो पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़े थे कि सर अगर हमको मोलरिटी से मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो सर अगर सॉल्यूशन 1 का मोल निकालना हुआ
सर इसका जो मोल आएगा, इसका जो सर मोल आएगा वो आएगा सर मोलरिटी m1 और वॉल्यूम कितना v1। सर इसका मोल कितना आएगा सर, तो सर मोलरिटी m2 और वॉल्यूम कितना v2। तो बताओ अगर हम m3 निकाले तो टोटल मोल कितना आया, तो सर आया m1 इंटू v1, कितना आया m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू कितना v2, और टोटल मोल कितना आया, टोटल वॉल्यूम कितना v1 प्लस क्या v2। तो अगर आपको सॉल्यूशन का मिक्सिंग आया और बोले कि जो तीसरा सॉल्यूशन बना है उसका मोलरिटी बताइए, तो सिंपली फॉर्मूला क्या करोगे m1 v1 प्लस m2 v2 और क्या v1 प्लस, ये था आपके पास क्या मोलरिटी, क्या था मोलरिटी।